Hello everybody, welcome back to my channel Educational Panacea. My name is भानु प्रताप. So guys, जो लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ बनाई थी उसके अंदर मैंने आपके साथ मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर डिस्कस किया था. सेक्शन 132 तक हमने सीआरपीसी का डिस्कस किया था. तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को नहीं देखा तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. और मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने चैनल के जो डिफरेंट प्लेलिस्ट है जैसे कि सीआरपीसी हो गई जिसके अंदर मैं ऑलरेडी 21 वीडियोस बना चुका हूँ. सारी वीडियो मैं सीक्वेंस के अंदर बना रहा हूँ, सेक्शन बाय सेक्शन फॉलो कर रहे हैं. हम केस लॉस को भी डिस्कस कर रहे हैं. उसके अलावा मेरे चैनल पे आपको लेबर लॉस की वीडियोस मिल जाएंगी जिसके अंदर 60+ वीडियोस अवेलेबल हैं जो कि लगभग 12 सेपरेट लेबर लॉस के इंटायर कवरेज ऑफ द एक्ट करती है, जिसके अंदर आपको जजमेंट्स मिलेंगी, जिसके अंदर आपको प्योर बेयर एक्ट की कवरेज मिलेगी. और सारा कंटेंट फ्री है, आपको सिर्फ वहाँ पे मेरे डिस्क्रिप्शन को चेक करना है, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी. और अगर आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और आप जैसे रैंडम पार्ट 8, पार्ट 7, पार्ट 4 इस तरीके की देख रहे हैं तो आप ये मत समझना कि इस चैनल पे सिर्फ पार्ट 8 या पार्ट 7 ही अवेलेबल है. आप वहाँ चैनल के लोगों पे क्लिक करेंगे और राइट हैंड साइड पे टॉप पे जाके आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखेगा. वहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सारी की सारी इंटायर प्लेलिस्ट मेरे चैनल की दिख जाएगी. वेयर एज जो जिसमें आप सीआरपीसी की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, लेबर लॉस की देख सकते हैं, कंपनी लॉ की मिल सकती है आपको, कंपटीशन लॉ मैंने पूरा कवर करा रखा है, तो वो सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा. तो आज जो हम सीआरपीसी का कंटेंट करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आज हमें डिस्कस करना है. दैट इज सेक्शन नंबर 133 ऑफ द सीआरपीसी. देखिए, अभी हम जो टॉपिक है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, हम उसी को कंटिन्यू रख रहे हैं. हम चैप्टर 10 ऑफ द सीआरपीसी डिस्कस कर रहे हैं और इसके अंदर ये सेकंड वीडियो है चैप्टर 10 के अंदर और मेरी सीआरपीसी की 22nd वीडियो है और अभी इसमें 2 वीडियोस और मुझे बनानी है. तो देखिए सेक्शन 133 क्या कहता है. सबसे पहले यहाँ पे जो पावर है वो डीएम, एसडीएम या फिर किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, अगर इन तीनों मजिस्ट्रेट को लगता है ऑन रिसीविंग द रिपोर्ट बाय अ पुलिस ऑफिसर और अदर इंफॉर्मेशन, इसका मतलब ये कि अगर चाहे पुलिस वालों की तरफ से जानकारी आए या फिर उनको अलग चीज़ मतलब इस चीज़ के एविडेंसेस भी रिसीव होते हैं या कोई दूसरा व्यक्ति भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, किस चीज़ की इंफॉर्मेशन उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे. तो हम यहाँ पे 6 डिफरेंट टॉपिक्स, 6 डिफरेंट पब्लिक इश्यूज़ पे बात करेंगे जिसके रिगार्डिंग अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या फिर आपके सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को या फिर आपके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को किसी भी किस्म की जानकारी मिलती है, चाहे वो आपके पुलिस से मिले, चाहे वो आपके अदर इंफॉर्मेशन के थ्रू मिले, चाहे वो एविडेंसेस लेने के बाद जानकारी मिलती है, तो वहाँ पे वो कौन कौन से इश्यूज हैं पहले वो समझते हैं. सबसे पहला कि कोई अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन किया जा रहा है, अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन किया जा रहा है या फिर किसी न्यूसेंस को रिमूव करना है. अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन या फिर कोई न्यूसेंस को रिमूव करना है. सबसे पहला लेट सपोज कि कुछ लोग किसी पर्टिकुलर संगठन को बना के बैठे हैं और वो संगठन क्या करती है कि जो सड़क है ना, मेन रोड है, वहाँ पे हमेशा धरना निकाल देती है जिसकी वजह से पब्लिक को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. मतलब राइट पीसफुल प्रोटेस्ट करना आपका फंडामेंटल राइट है, बट वो पीसफुल प्रोटेस्ट दूसरे लोगों को अगर अनाउंस क्रिएट करता है या किसी किस्म की डिस्टर्बेंस या इनकन्वीनियंस क्रिएट करता है तो वो आपका उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है. तो फर्ज करिए कि आप भीड़ रोज सुबह जो रश आवर होता है 9 से 11 बजे का मॉर्निंग का, वहाँ पे आप 100 लोगों की भीड़ लेके एक संगठन बना के आप सड़क के एकदम बीच में जाके बैठ जाते हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक इधर उधर नहीं जा पाता और बहुत हैवी इनकन्वीनियंस हो जाती है. इस किस्म की को प्रॉब्लम हो गई है. फर्ज करिए कि कुछ लोगों ने ग्रुप बना के 20 सड़क पे गड्ढा खोद दिया है. वो दिल्ली जल बोर्ड के आदमी नहीं है, वो एमसीडी के आदमी नहीं है, वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के आदमी नहीं है, वो किसी के आदमी नहीं है. वो रैंडम अपने 4 लोगों ने, 10 लोगों ने, 20 लोगों ने, 4 लोग तो नहीं, 20 लोगों ने, 30 लोगों ने मिलके वो काम कर रखा और एक ट्रेंच डिग कर दिया. तो जिसकी वजह से आने जाने वाले को बहुत दिक्कत हो रही है, सेफ्टी इश्यूज हो रहे हैं. तो वहाँ पे अगर मजिस्ट्रेट को इस किस्म की जानकारी मिलती है तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? सबसे पहले इसको रिमूव कर देगा. क्या एक्शन लेगा? मजिस्ट्रेट रिमूव कर देगा. दूसरी प्रॉब्लम, यहाँ पे तीनों किस्म के मजिस्ट्रेट का जिक्र है, डीएम, एसडीएम और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तीसरा. ठीक है. कंडक्ट ऑफ एनी ट्रेड इज इंजूरियस टू हेल्थ. अब लेट सपोज कि यहाँ पे हमारा केमिकल, यहाँ पे मतलब दुकानें जो है ना पब्लिक में, तो रेजिडेंशियल इलाके के बगल में ही केमिकल की लोगों ने एक दुकान डाल दी है. तो जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है कि वो जो फ्यूम्स निकलते हैं ना केमिकल्स के,
उनकी वजह से आने जाने वाले के वहाँ पे 100 मीटर या 200 मीटर के जो प्रेमाइसेस में लोग रहते हैं उनको बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अब उस केस में वो जो ट्रेड कंडक्ट किया जा रहा है, हालांकि ट्रेड करना भी आपका एक फंडामेंटल राइट है, बट सरकार चाहे तो आपके राइट फ्रीडम ऑफ ट्रेड ऑक्यूपेशन प्रोफेशन पे भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। तो आप अगर किसी रेजिडेंशियल इलाके के बहुत करीब कोई ऐसा ट्रेड करते हो जो कि सेहत के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है या फिर फिजिकल डिस्कम्फर्ट देता है लोगों को, फिजिकल डिस्कम्फर्ट देता है लोगों को, तो उस केस में मजिस्ट्रेट क्या एक्शन लेगा? मजिस्ट्रेट या तो उसको रेगुलेट करेगा, अगर मान लीजिए फ्यूम्स बहुत ज़्यादा आ रही है तो कोशिश करेगा, बोलेगा भाई फ्यूम्स कम करवाओ, ठीक है, या फिर रिमूव कर देगा, या फिर उस चीज़ को डेजिस्ट करेगा कैरी ऑन करने से, मतलब रुकवाएगा। चलिए, मजिस्ट्रेट ये एक्शन ले सकता है। मैं कौन कौन से मजिस्ट्रेट की बात कर रहा हूँ? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, तीनों मजिस्ट्रेट सेक्शन 133 के अंदर यही बातें लिखी है। उनको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है? पुलिस के थ्रू रिपोर्ट मिली है, कोई अदर इन्फॉर्मेशन आई है, या फिर उन्होंने एविडेंस पे लिया है तो उनको ये जानकारी मिली है। तीसरी प्रॉब्लम, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है और उससे एक्सप्लोजन होने वाला है, या फिर कोई केमिकल सब्सटेंस जिससे कन्फ्लैग्रेशन होने वाला है, लेट्स सपोज, या एक्सप्लोजन होने वाला है। कन्फ्लैग्रेशन का मतलब होता है लार्ज स्केल में जब फायर नहीं लग जाती, आपने देखा होगा कि थोड़ा बहुत, जैसे सिलेंडर फट गया तो सिलेंडर जब फटता है तो बहुत ज़्यादा फायर लग जाती है, तो बहुत जो बड़ी बड़ी आग लगती है, आग की लपटें उठने लगती है, कॉन्फ्लैग्रेशन कहलाता है आपका, या फिर एक्सप्लोड कर गया, कोई केमिकल एक्सप्लोड करने वाला है, तो इस किस्म से बहुत ही डेंजर हो गया। और वहाँ पे उस चीज़ को प्रिवेंट करना या उसको रोकना, उस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन को रोकना या फिर उस सब्सटेंस को डिस्पोज करना, वहाँ से हटाना बड़ा ज़रूरी है, अदरवाइज जो जनरल पब्लिक है उसको बहुत इनकन्वीनियंस हो जाएगा। और ध्यान रखना, ये जो चैप्टर 10 हम पढ़ रहे हैं सीआरपीसी के अंदर, इसका पर्पस ही यही है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, कि किसी भी कारणवश पब्लिक ऑर्डर ना खराब हो, इसी के लिए हमने इंपावर किया है ना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या फिर आपके एसडीएम को, ईएम को। क्योंकि अगर आप, मैंने आपको जब सेक्शन 129 भी बताया था, तो वहां पे जब अनलॉफुल असेंबली इकट्ठा होती थी और वो किसी किस्म का वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, पब्लिक पीस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो वो क्या करते थे? अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने की, उनको हटाने की पूरी कोशिश करते थे। सिमिलरली यहाँ पे अगर कोई ऐसी बिल्डिंग है जो एक्सप्लोड हो सकती है, जो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, जो गिर जाएगी तो कई सारे आसपास के जो फ्लैट्स हैं उनको नुकसान पहुंचेगा, वहाँ की पब्लिक को इंजरी हो सकती है, तो उस केस के अंदर मजिस्ट्रेट क्या करेगा? या तो प्रिवेंट करेगा या फिर स्टॉप करेगा कंस्ट्रक्शन को, या फिर जो भी केमिकल सब्सटेंस है उसको अल्टर करने की बात करेगा, कि मतलब उसको वहां से हटाओ या रिमूव करो, जो भी है। चौथी प्रॉब्लम, यहाँ पे मैं प्रॉब्लम आपके सामने लिखते जा रहा हूँ और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, मजिस्ट्रेट क्या एक्शन लेगा, ये जो इस साइड मैंने लिखा हुआ है ना, ये है आपके एक्शन, और ये वाला जो साइड है ये है आपके इश्यूज जो मजिस्ट्रेट के सामने आए हैं। अगला, कोई बिल्डिंग, टेंट या कोई स्ट्रक्चर है जो गिरने वाला है। लीजिए जी, अगर बिल्डिंग गिरी, एमसीडी का मान लीजिए कोई बिल्डिंग 40 साल पुरानी हो चुकी है और आपके लोकेलिटी में है, और आपको पता है कि अगर वो बिल्डिंग गिरेगी तो जिस भी दिन गिरेगी काफ़ी सारे लोगों को वो नुकसान पहुंचा सकती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मजिस्ट्रेट उस केस में क्या करेगा? या तो उसको रिपेयर करवा दीजिए, या तो सपोर्ट करवाइए, उस बिल्डिंग को सपोर्ट प्रोवाइड करवाइए, उसको ठीक करवाइए, या फिर उसको रिमूव करवाइए। रिमूव कैसे करवाया जाएगा? हटा देंगे बिल्डिंग को, या तो बिल्डिंग को पूरा एक ही बार में, बिल्डिंग 10-10 माले की बिल्डिंग को ढा दिया जाता है, तो उसको जो पूरा एक ही बार में गिराने का पूरा तरीका अपनाया जाएगा। आपने देखा होगा, वीडियोस में भी देखा होगा काफ़ी सारी, कि बिल्डिंग्स होती हैं और मशीन से उसको पूरी की पूरी 10 माले 20 माले की बिल्डिंग को एक ही बार में गिरा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर वो बिल्डिंग अगर अनफिट फॉर ह्यूमन लिविंग हो गया, अनफिट फॉर रेसिडेंस हो गया, तो उस केस में हो सकता है कि अगर कल को वो बिल्डिंग हल्का सा भी अर्थक्वेक आता और वो गिर गई तो काफ़ी सारे लोगों की जान जा सकती है। इसी वजह से हमें ये स्टेप उठाना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट को ये स्टेप उठाना पड़ेगा। पांचवी प्रॉब्लम, कोई टैंक है, कोई कुआं है जिसको फेंस करने की जरूरत है, जिसको फेंस करने की जरूरत है। लेट सपोज कि एक 100 फीट का गहरा कुआं है, तो वो 100 फीट का गहरा कुआं में ना
वो खुला हुआ कुआं है कि छोटे बच्चे उस पार्क में खेलते हैं, अगर बच्चे गिर गए तो उस केस के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं आपको एक केस बताता हूँ 2006 में, जब बोरवेल की जो पाइप होती है, हालांकि बोरवेल की पाइप इतनी चौड़ी नहीं होती, बहुत पतली होती है, उसमें प्रिंस नाम का एक लड़का गिर गया था। तो उस जमाने में 2006 के जमाने में बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर मुद्दा उठा था। तो वहां पे अगर मान लीजिए सिमिलरली कुआं है, तो कुआं अगर बहुत गहरा हो तो अगर कोई छोटा बच्चा है, 10 साल 15 साल का लड़का भी अगर उसमें गिर जाए और उसको तैरना नहीं आता, वो मर सकता है उसके अंदर। तो वहां पे अगर वो प्रॉपरली फेंस नहीं है और उसकी वजह से वो बहुत डेंजरस है पब्लिक के लिए, तो मैजिस्ट्रेट अगर इस चीज को की रिपोर्ट रिसीव करता है या उसको इस चीज की जानकारी मिलती है, तो वो एक ऑर्डर पास करेगा इस चीज की फेंसिंग का। और आखिरी प्रॉब्लम कि अगर कोई डेंजरस एनिमल है तो उसको या तो कन्फाइन करिए एमसीडी की गाड़ी बुला के। मान लीजिए एक डॉगी है, उसको रेबीज की बीमारी हो चुकी है और वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो चुका है, डॉगी बहुत वायलेंट हो गया, एंग्री हो गया है, तो उस केस में या तो उसको कन्फाइन करिए या फिर अगर कोई डेंजरस एनिमल है तो उसको डिस्ट्रॉय करिए। अभी जो टिड्डी वाला आपका इशू हुआ था, जो टिड्डियाँ इतनी जारी जो आप आ रही थी, तो उसको हटाने के लिए पेस्टिसाइड्स, हेलीकॉप्टर से पेस्टिसाइड फैलाए गए, उससे साउंड स्पीकर, लाउड स्पीकर के थ्रू उन टिड्डियों का जो इशू था उसको ट्रीट किया गया। तो वो वही इशू है कि अगर कोई ऐसा डेंजरस कोई चीज़ हो जाती है, कोई एनिमल है या फिर कोई डेंजरस इंसेक्ट भी है, जिसको कन्फाइन करना या इकट्ठा करना या उसको डिस्ट्रॉय करना ज़रूरी है, अदरवाइज पब्लिक डेंजर बहुत बढ़ जाएगा, तो उस केस के अंदर आप उस चीज़ को डिस्ट्रॉय करवा सकते हैं। मजिस्ट्रेट उस चीज़ को डिस्ट्रॉय करने का, कन्फाइन करने का या डिस्पोज करने का ऑर्डर पास कर सकता है। एमसीडी की गाड़ी आती है ना, जब जैसे डॉगी लोग काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं तो एमसीडी की गाड़ी आके उठा के उनको ले जाती है। अब सवाल आता है कि लेट सपोज कि कोई व्यक्ति उस ऑर्डर को मानने से ऑब्जेक्शन रेज करता है। मान लीजिए किसी को बोला कि भैया उस बिल्डिंग को गिराओ, तो जिसकी बिल्डिंग थी उसने ऑब्जेक्शन रेज करी, बोला कि भैया मैं इस बिल्डिंग को क्यों गिराऊं। तो उस केस के अंदर मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एक टाइम फिक्स करेगा और उस पार्टी को बोलेगा जिसको ऑब्जेक्शन है, बोलेगा अपीयर हो और बताओ अपना रीजन दो, गिव मी द रीजन कि हम उस चीज़ को क्यों हटाएं या हम उस चीज़ को क्यों खत्म करें। तो मतलब क्यों नहीं हटाएं या फिर उसको क्यों खत्म नहीं करें, क्यों उसको डिस्ट्रॉय ही नहीं करें, तो रीजन मांगेगा। ऑब्वियस सी बात है ना यार। अब सोचो, लेट्स सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि एक कुआं है, ठीक है, और वो कुआं मेरा बाहर की तरफ पड़ता है, मेरी प्रॉपर्टी में पड़ता है, बट मैंने वहाँ पे फेंसिंग नहीं कर रखी और जिसकी वजह से कोई बच्चा आके गिर सकता है। तो किसी ने देखा कि यार ये तो बड़ा डेंजरस है, तो वहाँ पे लोगों ने कंप्लेंट कर दी। अब मजिस्ट्रेट के पास जब वो रिपोर्ट गया, मजिस्ट्रेट ने बोला भाई कुएं की फेंसिंग करो। मैंने बोला भाई मेरे को नहीं करानी कुएं की फेंसिंग, मैं तो यूज़ करता हूँ। तो उस केस में अगर मुझे कोई ऑब्जेक्शन है तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या कोई भी अदर मजिस्ट्रेट जो भी ऑफिसर होगा वो कहेगा ठीक है, आप एक पर्टिकुलर डेट पे आओ और मेरे को बताओ कि क्या आपकी प्रॉब्लम है, हम सुनेंगे। और ध्यान रखना कि जो सेक्शन 133 का ऑर्डर है, इसको आप सिविल कोर्ट में क्वेश्चन नहीं कर सकते। इस सेक्शन 133 के ऑर्डर को, चाहे वो मजिस्ट्रेट का, चाहे एसडीएम का, चाहे डीएम का, ईएम का, किसी का भी ऑर्डर हो, इसको आप सिविल कोर्ट में क्वेश्चन नहीं करेंगे। नॉट टू बी क्वेश्चन इन सिविल कोर्ट। चलिए, आप इसको क्वेश्चन भी नहीं करेंगे सिविल कोर्ट में। अब यहाँ पे सवाल आता है कि पब्लिक प्लेस का मतलब क्या होता है। तो पब्लिक प्लेस आपकी सैनिटरी रिक्रिएटिव पर्पसेस के लिए जो भी सारी प्रॉपर्टी है या ओपन ग्राउंड्स हैं जो सरकार की तरफ से आपको दिए गए हैं, वो सारी चीज़ें सेक्शन 133 में आ जाती है। चलिए, अब आते हैं सेक्शन 134 पे। सेक्शन 134 कहता है कि जो ऑर्डर होगा सेक्शन 133 का, उसको ऑर्डर उस पर सर्व किया जाएगा मतलब ऑर्डर उस व्यक्ति पे सर्व किया जाएगा जिसके खिलाफ ऑर्डर सेक्शन 133 में बनाया गया है। तो उस केस में ऑर्डर वो समन की तरीके से ही वो ऑर्डर सर्व किया जाएगा। चलिए, दूसरा, अगर वो ऑर्डर सर्व नहीं कर सकते, अगर वो ऑर्डर सर्व करना पॉसिबल नहीं है साहब, किन्हीं भी कारणों की वजह से, तो कोई दिक्कत नहीं, एक प्रोक्लेमेशन छाप देते हैं मैजिस 133 का, या तो प्रॉपर 133 को समन के तरीके से सर्विस कर दो ऑर्डर। अगर नहीं कर पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, प्रोक्लेमेशन छाप देंगे और प्रोक्लेमेशन एक जगह किसी जगह चिपका देंगे। कॉन्स्पिशियस प्लेस होता है यूजुअली, कॉन्स्पिशियस मतलब जहाँ पे वो प्रॉपरली सबको दिख पाए, उस जगह पे प्रोक्लेमेशन लगा देंगे और कहेंगे जी ये 133 का मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है, अगर ये बिल्डिंग है, इसको बिल्डिंग को तोड़नी है, बिल्डिंग को गिरानी है, अगर आपका कोई ट्रेड है उस ट्रेड को वहाँ से हटाइए, अगर आपको केमिकल सब्सटेंस में डील करते हैं उसको, उस काम को वहाँ पे बंद कीजिए। तो इस तरीके का जो ऑर्डर है या तो प्रोक्लेमेशन के नेचर में दे दिया जाएगा, तो ऑर्डर समन की तरह सर्व कर दिया जाएगा। लेकिन प्रोक्लेमेशन तब दिया जाएगा जब वो ऑर्डर समन की तरफ सर्व करना पॉसिबल नहीं है। मैं किस ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, मैं सेक्शन 133 के ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलिए,
अब सेक्शन 135 पे आते हैं। तो सेक्शन 135 कहता है कि जिसके खिलाफ ऑर्डर किया गया है वो उस ऑर्डर को या तो परफॉर्म करेगा या फिर, जैसे जो मजिस्ट्रेट, कौन से ऑर्डर की बात कर रहा हूं मैं, सेक्शन 133 के ऑर्डर की बात कर रहा हूं। सेक्शन 133 के उस ऑर्डर को या तो परफॉर्म करेगा या फिर मजिस्ट्रेट के सामने आके शो कॉज देगा कि क्यों परफॉर्म नहीं करना चाहता या वो क्यों परफॉर्म नहीं कर रहा, इसका कारण देगा। तो सेक्शन 135 से कितना कहता है। अब सवाल आता है कि मान लीजिए वो ऑर्डर को नहीं मानता, ऑर्डर को डिसओबे कर देता है। तो एक चीज ध्यान रखना, सेक्शन 136 कहता है कि अगर वो फेल हो जाता है ओबे करने से तो उस पर पेनल्टी लगेगी, वो भी कौन से सेक्शन की, सेक्शन 188 की ऑफ इंडियन पीनल कोड, नॉट सीआरपीसी। अब ये 188 क्या है जरा वो भी बता देता हूं। देखिए, जब भी आप किसी भी ऑर्डर को जो कि एक पब्लिक सर्वेंट ने प्रोमुलगेट किया है, देखिए आपका जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है या फिर आपके डीएम साहब हो गए या एसडीएम हो गए, तो ये सारे आपके पब्लिक सर्वेंट है। तो अगर ये ऑर्डर प्रोमुलगेट करते हैं और अगर वो ऑर्डर आप नहीं मानते हैं तो आप पे 188 लग जाता है। मैं 188 का एक और एग्जांपल देता हूँ। एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट है जिसके अंदर जितने भी आपके एपिडेमिक्स होते हैं उसको मतलब उसके रिगार्डिंग ये कानून लगता है। तो अगर आप उसके अंदर को ऑर्डर पास किया गया, फर्ज करिए कि ऑर्डर किया गया कि आप 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक कहीं नहीं निकलेंगे, आपको नहीं निकलना है, तो उस केस के अंदर अगर आप उस ऑर्डर का वायलेशन करते हैं तो आप पे डिसओबीडियंस का सेक्शन 188 अप्लाई हो जाता है। तो सिमिलरली 136 में भी यही बात करी गई है कि अगर आप इसको डिसओबे करने की कोशिश करते हैं तो उस केस के अंदर आप पे ये वाला सेक्शन अप्लाई हो जाएगा। तो आज मैंने आपको सेक्शन 136 तक कराया। आई होप आपको वीडियो समझ में और पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगली वीडियो जो मैं आपके साथ बनाऊंगा उसके अंदर मैं सेक्शन 137 से आपके साथ डिस्कस करूंगा और मैं आगे फिर टॉपिक्स हम चलेंगे। और आप मेरे चैनल को प्लीज़ एक बार पूरा कंटेंट देखें, एक बार मेरे चैनल का एक बार हेडिंग ज़रूर देखें कि क्या क्या मेरे चैनल पे अवेलेबल है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी। थैंक यू वेरी मच।